हाँ जी बच्चों, आज हमने शुरू करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, किसको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इनको हम अब डिफाइन करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को, हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी, आपको कंटेंट मिलेगा। भाई देखिए, बिल्कुल एकदम कंपल्शन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको चैनल को हिट करिए। रिक्वेस्ट भी है हमारी, हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, आप हमें कम से कम शेयर दीजिए, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए, कमेंट है तो वो भी करिए। कुछ और अच्छा चाहते हैं तो आप, ये हमारा एकदम एक्सक्लूसिव बोर्ड पैटर्न है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं? वो प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब अगर हम सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट को डाल दें, मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूशन को डाल दें, जैसे आपने पानी में शुगर को डाल दिया, तो शुगर के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उनको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उन पर डिपेंड करती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, इन द सॉल्यूशन। नेचर पर डिपेंडेंट नहीं होती। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। अननोन सॉल्यूट, तो जैसा यहाँ लिखा है, हमने येलो कलर से कर दिया है पहले ही। ऑल दीज प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल irrespective of their nature, irrespective of their nature, relative to total number of particle, that is total number of particle, solute particle in the solution, उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं हमारे पास: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, ये हमने पहले इसलिए लिख लिया क्योंकि हम पहले आपको सिखा चुके हैं, समझा चुके हैं। फिर भी दोबारा से एक बार बता देते हैं, इसके बाद का टॉपिक कंटिन्यू ही रहेगा। देखिए, अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, और पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, तो हमने एक यहाँ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लिया। इस सॉल्वेंट जैसे वाटर लिया, प्योर है, तो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे और यहाँ इसका एक पी नॉट आएगा। मान लेते हैं हमारा पी नॉट कुछ भी है, वाटर का पी नॉट है, रूम टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पर, किसी पर भी पी नॉट है, प्योर फॉर्म। फिर हमने क्या किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया और बना दिया क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने में हम ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं, जैसा इसमें लिखा हुआ है कि सरफेस कुछ ब्लॉक हो जाती है, तो हमने रेड कलर को दिखाया सॉल्यूट से और ब्लू कलर को दिखाया हमने सॉल्वेंट से। अब सब सरफेस ब्लॉक हो जाएगी, सॉल्यूट ब्लॉक कर लेगा कुछ सरफेस को, तो वाटर के लिए अवेलेबल सरफेस थोड़ी कम हो जाएगी, कम हो गई। सरफेस कम हो गई तो वाटर का इवेपोरेशन भी कम होगा, जिससे कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगा इन द सॉल्यूशन। पी टोटल राउल्ट्स लॉ से होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बट हमारे पास जो सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। ये देखिए नॉन वॉलेटाइल, तो उसका प्रेशर कितना लिखा हमने, 0। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पीएस, जिसको हम कह सकते हैं पी, विच इज इक्वल टू पीएस इज इक्वल टू पी नॉट, या P1 कह सकते हैं, पी नॉट भी नहीं, P1 कहेंगे यहाँ। ये रहा P1, जैसे हमारे पास होता है ना, पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और ये टर्म हो गई 0, तो इसके बराबर आ गया, और यही वो टर्म हमने यहाँ पर लिख दी है। तो PS सॉल्यूशन का प्रेशर हो गया P1 इज इक्वल टू x1 P नॉट 1 के बराबर। ये रिलेशन आ गया, जहाँ x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है। x1 हो गया N1 बाई N1 प्लस N2, और N1 है सॉल्वेंट के मोल्स और N2 है सॉल्यूट के मोल्स। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन है, दैट इज दिस वन। प्रीवियस पेज से लेकर आए थे हम, यहाँ से अब हम लिखना प्रॉपर शुरू करते हैं। PS इज इक्वल टू x1 P नॉट हो गया, x1 प्लस x2 1 हो गया, तो x1 की वैल्यू हो गई 1 माइनस x2। अब इस रिलेशन को यहाँ लिख कर लाते हैं, तो PS बाई P नॉट इज इक्वल टू x1 हो गया, फिर PS बाई P नॉट
इज इक्वल टू 1 माइनस x2 हो गया। तो यहाँ से x2 कितना आ गया, x2 आ गया आपके पास 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2। ये एक रिलेशन आया। अब यहाँ पी नॉट क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। पीएस क्या है, पीएस है सॉल्यूशन वेपर प्रेशर, जिसको हम टोटल भी कह सकते हैं। तो ये वैल्यू लो होगी और ये वैल्यू हाई होगी, क्योंकि हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया था, जिससे कि इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट कम हो गया, देयरफॉर प्रेशर कम हो गया। तो पी नॉट माइनस पी एस क्या हुआ, डिक्रीज या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम डेल्टा पी भी लिख देते हैं। और अगर इस डेल्टा पी को हम इनिशियल वेपर प्रेशर से कंपेयर करें तो ये टर्म बनती है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तब बनती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम लिखते हैं यहां पर, एनलार्ज कर लें, ड्रैग करके खींच के ले आए, वही सारा पार्ट लिखा है। तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2, x2 हो गया n2 बाई n1 प्लस n2। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। तो डेल्टा p बाई पी नॉट इज इक्वल टू n2 बाई n1 प्लस n2, ये रिलेशन आ गया, जिसमें डेल्टा p बाई पी नॉट, इस टर्म को रिलेटिव लोअरिंग कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और डेल्टा p को सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है डेल्टा p बाई पी नॉट, यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड एज इट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N2 आ गया, तो हम इसको कहेंगे ये हमारी क्या हो गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि शुरू में बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, रिलेटिव लोअरिंग पूछा है या लोअरिंग पूछा है, एक पॉइंट। दूसरा, आपसे पूछे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आपका आंसर होना चाहिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, अगर हमारा कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी दिल सॉल्यूशन, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम होंगे सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, देयरफॉर हम N1 प्लस N2 को अप्रॉक्सीमेटली N1 लिख सकते हैं। तब हमारी ये जो रिलेशन नंबर 2 है थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगी, डेल्टा p बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1। लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब हमारा सॉल्यूशन कैसा है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तभी पॉसिबल है। इस केस में हम अपने इस रिलेशन को थोड़ा सा और भी मॉडिफाई, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी थोड़ी कन्वीनियंस के लिए। क्या मॉडिफाई कर सकते हैं हम, नेक्स्ट पेज पर आकर दिखा सकते हैं आपको, दैट हमारे पास रिलेशन था पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2, ये रिलेशन था। अब इस रिलेशन को हम अगर रेसिप्रोकेट कर दें तो पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस आ जाएगा, विच इज इक्वल टू N1 प्लस N2 बाई N2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू 1 प्लस N1 बाई N2, ये 1 लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो हो जाएगा पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू N1 बाई N2। अब रिलेशन हो जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस बाई पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू N1 बाई N2। अब रिलेशन हो जाएगा हमारे पास पी एस
बाई पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू N1 बाई N2, और पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू N2 बाई N1। तो ये जो रिलेशन हमने बनाया वो इसी से बनाया। आप चाहें तो किसी भी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, यू विल गेट द सेम आंसर। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर रिलेटिव लोअरिंग इन प्रेशर आए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये नहीं लगाना अगर रिलेटिव लोअरिंग आता है, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग है डेल्टा पी बाई पी नॉट। ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन हमारा, ये जो हम जहां कर्सर घूम रहा है, ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं है, ये तो सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन से बचने का एक तरीका है। आप इसमें से कोई भी फॉर्मूला लगाइए, आप N2 की वैल्यू सेम पाएंगे, N1 की वैल्यू सेम पाएंगे। लेकिन रिलेटिव लोअरिंग है तो इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया कि इफ N2 इज वेरी लेस देन N1, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तब डेल्टा P बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1 आएगा। लेकिन ये तभी है जब हमारा सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, तभी पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं अब आ गया हमारा एक न्यूमेरिकल, ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या है? न्यूमेरिकल इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हो गया हमारा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन यानी प्योर सॉल्वेंट की बात करती है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 बार। तो यहां हम अंडरलाइन करते हैं कि प्योर बेंजीन 0.85 बार। अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा सॉल्यूट है जो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो वाटर में जाकर डिसोसिएट या सॉल्वेंट में जाकर डिसोसिएट ना हो। जैसे अगर हम कहें कि NaCl डाला, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, ये पानी में जाते ही टूट जाएगा, Na+Cl नेगेटिव। लेकिन अगर आपने मान लो यूरिया डाल दिया तो ये वाटर में जाकर यूरिया ही रहेगा, डिसोसिएट नहीं होगा। आपने शुगर डाल दी, ग्लूकोज डाल दिया, ये एज इट इज रहेंगे, नो डिसोसिएशन, कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, तो इनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और NaCl या कोई आयनिक सब्सटेंस डाला है जो डिसोसिएट हो सके, या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड डाल दिया है जो वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, तो उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सॉलिड वेइंग, उसका वेट दे दिया। व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, मोलर मास भी दे दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज दिस मच बार। ओके, तो ध्यान से देखो कि इनिशियली पहले आपके पास पी नॉट ऑफ बेंजीन दिया था, कितना दिया था? 0.85 बार। और आपने जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपके पास 0.845 बार। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कि दिस इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पहले बेंजीन का ज़्यादा था, अब सॉल्यूशन का कम हो गया क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला। आपको मोलर मास निकालना है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ही होता है मोलर मास निकालने के लिए। तो आपने क्या करना है? पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2 के फॉर्मूले को लगा देना है, राइट। अब हमारे पास जो सॉल्यूट दिया है वो हमें नहीं पता, उसी का मोलर मास निकालना है। लेकिन सॉल्यूट के मोल्स अगर हम निकालें तो ये आएगा गिवन वेट बाय एम नॉट। गिवन वेट, कितना वेट ऐड किया है? 0.5 ग्राम, मोलर मास एम नॉट। और अगर हम सॉल्वेंट लें, सॉल्वेंट जो बेंजीन है उसके मोल्स निकालते हैं, तो ये भी फॉर्मूला तो सेम रहेगा। कितना वेट ऐड किया है हमने? 39 ग्राम, मोलर मास 78। अब हमारे पास N2 की वैल्यू है, N1 की वैल्यू है, P नॉट है, PS है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर अप्रोक्सीमेशन ले लें, जिसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम लेना चाहते हैं, क्योंकि हमने 0.5 ग्राम, आधा ग्राम सॉल्यूट मिलाया
इन 39 ग्राम बेंजीन। तो 39 के कंपैरिजन में 0.5 ग्राम बहुत कम अमाउंट है, तो हम सॉल्यूशन को वेरी डाइल्यूट कंसीडर कर सकते हैं, वेरी डाइल्यूट कंसीडर कर सकते हैं, और उस केस में हम डिनोमिनेटर के N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें, आपका मन है तो ना करिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कीजिए। तो पी नॉट की वैल्यू कितनी है 0.85, पी एस की वैल्यू कितनी है 0.845, फिर से पी नॉट कितना है हमारे पास 0.85 इज इक्वल टू N2 की वैल्यू कितनी दी है आपको, N2 की वैल्यू है हमारे पास 0.5 बाई एम नॉट, N1 की वैल्यू है 39/78। ये क्या हुआ, कोई बात नहीं, इरेजर हमारा किस दिन काम आएगा, कभी कभी तो काम आता है। हाँ जी, LSS लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लस 0.5 बाई एम नॉट। तो एक इक्वेशन एक अननोन, या आप इसको नेग्लेक्ट कर लीजिए। अगर नेग्लेक्ट करेंगे तब आपके पास रिलेशन आएगा 0.85 माइनस 0.845 डिवाइड बाई 0.85 is equal to 0.5 by m naught into 39 into 78, and when you calculate the m naught, तो m naught approximately आएगा 170 ग्राम पर मोल, यानी ये इसका मोलर मास आ गया। इस तरीके से यूज करना है। आई एडवाइज यू डू नॉट इग्नोर दिस वन जनरली, लेकिन अगर हम पहचान सकें कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम नहीं पहचान पा रहे हैं या हम श्योर नहीं है तो इग्नोर मत कीजिए, आप इक्वेशन को डायरेक्ट बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, राइट। ये थी हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन, एलिवेट होना, किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। तो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बीपी, एलिवेशन ऑफ बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको हम कॉमनली एबिलियोस्कोपी भी बोलते हैं, एबिलियोस्कोपी। तो भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जाने से पहले हम देखें कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट किस टेम्परेचर को कहते हैं। डू नॉट से कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड बॉइल कर जाता है, ये कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। देखो बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा। बॉइलिंग पॉइंट अगर हमारे पास वाटर ही है सपोज, तो वाटर इसलिए लेते हैं हम एग्जांपल क्योंकि इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, देखते भी हैं डे टू डे लाइफ में। तो अगर ये वाटर है हमारे पास, दिस इज द वाटर, प्योर वाटर है, लिक्विड, और हम इसको हीट करना शुरू करते हैं। यहां से हीटिंग करेंगे तो इसकी वेपर्स बाहर आएंगी। बाहर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो है 1 बार। कितना है वो हमारे पास, 1 बार, 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर इज मोर प्रिसाइज। आजकल हम 1 प्रेशर एटमॉस्फेयर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1.013 बार, अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होते हैं। तो वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर इवेपोरेट होगा तो उसकी जो वेपर्स हैं वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर ऊपर प्रेशर इंपार्ट करती है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर फिक्स है ये वैल्यू, लेकिन रूम टेम्परेचर पर तो वाटर बॉयल नहीं करता, हम हीट करना पड़ता है, यहाँ से एनर्जी देनी होती है जिससे और ज़्यादा वेपर्स बने। और जब वाटर की इतनी वेपर्स बन जाएंगी कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर और वाटर की वेपर का प्रेशर इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेयर का प्रेशर और वाटर की वेपर का प्रेशर इक्वल हो जाए, तब लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है, तब लिक्विड बॉयल करता है। तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन बनी बॉइलिंग पॉइंट की। क्या है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो वाटर को आपको
हीट करना पड़ता है कितने टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस तक, जिसको हम कह देते हैं 373.5 एटमॉस्फेयर या 15 एटमॉस्फेयर या 373 केल्विन भी हम कह देते हैं, 373 केल्विन पर बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर नहीं केल्विन पर बोल देते हैं, राइट। तो इतने टेम्परेचर पर अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो उसकी इतनी वेपर्स बन जाएंगी कि उन वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होगा, तब इस टेम्परेचर को हम कहेंगे कि ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो सिंपल है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जैसे यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉइल्स एट, जैसे हमने यहाँ 373.15 बोला ही था आपको, लेकिन हम 373 ले लेते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.013 बार और 1 एटमॉस्फियर। मिस होंगे, ये लीजिए। तो हमें कभी भी ये नहीं बोलना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जब लिक्विड बॉईल कर जाए, नो, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब लिक्विड बॉईल करता है। अब बात आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो अगर हम अपने इसी वाटर में, ये रहा वाटर, सेम वाटर में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, प्लस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसे हम प्रीवियस चले थे, लेकिन अब प्रॉपर्टी हम थोड़ी डिफरेंट डिस्कस कर रहे हैं। और ये रहा हमारा वाटर, और ये रहा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो जैसे ही सरफेस एरिया कम होगा, जैसे ही सरफेस एरिया कम होगा, वाटर का इवेपोरेशन या वाटर के जो मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं वेपर फॉर्म में, वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएंगे, यहाँ से कम हो जाएंगे। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक भी ले जाएं तो भी बहुत ज़्यादा वेपर्स नहीं बनेंगी, क्योंकि सरफेस ब्लॉक है। किसने ब्लॉक कर दी, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने। तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज लेस देन द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, और जब तक ये दो बराबर नहीं होंगे तब तक बॉइलिंग नहीं होगी। तो क्या करें, और वेपर्स निकालते हैं, चलिए जी, और वेपर्स निकालते हैं। और वेपर्स निकालने के लिए आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इट विल बॉयल एट मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। और जब कोई लिक्विड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा पर बॉयल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और जब तक वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए तब तक बॉईल नहीं करेगा। इसके लिए हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, और उसी इंक्रीज टेम्परेचर को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको नेक्स्ट पेज पर हम लिख रहे हैं। यही कहानी यहाँ लिखी हुई है बच्चों। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द लास्ट सेक्शन that vapor pressure of the solvent decreases in the presence of non-volatile solute. Vapor pressure decrease होता है non-volatile solute. Figure 2.7 depicts the variation of vapor pressure of the pure solvent and solution as a function of temperature आएगा. For example, the vapor pressure of aqueous solution of sucrose is less than 1.013 bar at this temperature. In order to make this solution boil, its vapor pressure must be reached to this value by rising the temperature above the boiling temperature of pure solvent water. तो ये जो हमने अभी आपसे कहा कि जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे तो प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब भी आप सॉल्यूट मिलाते हैं, ध्यान रखना है नॉन वॉलेटाइल,
तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है क्योंकि कम वेपर्स मिलती हैं, सरफेस कम होता है। फॉर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये करने के लिए वी हैव टू टेम्परेचर इंक्रीज, और इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको नेक्स्ट पेज पर ग्राफ से, जिसकी बात यहाँ की गई थी, उससे हमने ले लिया है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज higher than that of the boiling point of pure solvent in which the solution is prepared as shown in figure। ये फिगर आ गई हमारे पास, ठीक है। Similar to lower vapor pressure, the elevation of boiling point also depend upon the number of moles of solute rather than the nature। अब ये ग्राफ भी समझ लेते हैं हम। ग्राफ तो है ही है हमारे पास। अब मान लो हमारे पास प्योर वाटर था, प्योर वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर। तो यहां पर वाटर की मैक्सिमम वेपर्स बाहर आ गई होगी। अब जब हमने वाटर के अंदर सॉल्यूट मिला दिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब LSS, डोंट फॉरगेट, हम भूल जाएं आप नहीं भूलना, राइट। हम पढ़ाते पढ़ाते इतने बिजी हो जाते कि यही कहना भूल जाते, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप भी नहीं भूलना, कभी कहो कि हमने पढ़ते पढ़ते भूल गए, नहीं प्लीज़। हाँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें एनर्जी दीजिए, खूब एनर्जी की ज़रूरत है हमें। एनर्जेटिक रहेंगे तो हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे। कोशिश पूरी है हमारी कि हम बोर्ड में, आप इस लॉकडाउन में जो ठीक से स्कूल नहीं पढ़ पा रहे, नहीं जा पा रहे, वो यहाँ से हमारे चैनल से मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। जल्दी से जल्दी रिवीजन करते रहें, डेली पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे। हाँ, तो हम कह रहे थे वाटर में सॉल्यूट मिलाया आपने, तो अब अगर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है तो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन द सॉल्यूशन विल बी लेस देन द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन द प्योर फॉर्म, राइट। मतलब जब भी हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वेपर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वाटर वेपर इन द सॉल्यूशन। तो अब हम इस ग्राफ पर भी आ जाते हैं बच्चों। देखो, मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट है जिस पर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर दिया है, और ये हमारे पास इसके पर्टिकुलर टेम्परेचर है। ये रहा हमारा टेम्परेचर, राइट। चलो इसको ग्रीन ही देते हैं। ये रहा हमारा टेम्परेचर, दिस। अब अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है सेम टेम्परेचर पर, देखिए कम है। ये देखो, ये सेम टेम्परेचर दोनों के लिए, यही लाइन आ रही है, और ये हमारे पास सॉल्वेंट हो गया, मतलब ये वाला ग्राफ सॉल्वेंट के लिए हो गया और ये सॉल्यूशन के लिए हो गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया और सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए ग्राफ हमेशा सॉल्यूशन का लोअर ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको वाटर वेपर सॉल्यूशन में इक्वल टू वाटर वेपर प्योर फॉर्म के बराबर चाहिए तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। ये देखिए हमने टेम्परेचर को कर दिया यहाँ इंक्रीज, ये इंक्रीज कर दिया, और इसी इंक्रीज वैल्यू को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब हुआ कि TB नॉट यहाँ जो लिखा है ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये जो TB लिखा है TB नॉट, ठीक है, TB ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और TB इज ग्रेटर देन TB नॉट, और इन्हीं का डिफरेंस है डेल्टा TB विच इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट।
और यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को कहते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पेज पर आए, अगर ये देखिए तो जो हमने अभी आपको समझाया है वही यहाँ पर फिलहाल तो लिखा हुआ है। Let TB naught is the boiling point of pure solvent and TB is the boiling point of solution. The increase in the boiling point is known as elevation in boiling point. और ये डेल्टा TB प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। डेरिवेशन नहीं है, आपको डेरिवेशन नहीं सीखना कि कैसे आ गया, जस्ट मेमोराइज इट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KB इंटू मोलैलिटी। KB है एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलैलिटी है तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको हम एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था ना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो नोन एज एबिलोस्कोपी, तो इसको हम एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, एबिलोस्कोपिक constant. And this is the characteristic for solvent. Solvent का characteristic है, solute का नहीं, solvent का characteristic है। इसको हम boiling point elevation constant भी बोलते हैं, molar elevation constant भी बोलते हैं। अब अगर हम unit of KB की बात करें तो unit of KB आएगा डेल्टा TB by M। डेल्टा TB टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये हो गया केल्विन। मोलैलिटी हो गया आपके पास मोल्स पर केजी, तो आपको यूनिट क्या मिल गई इसकी, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट होगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस रिलेशन को हम यहां पर फिर से लिख लेते हैं, द डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, मोलैलिटी हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये तो आप जानते हैं, याद हो गया होगा, इन केजी में ध्यान रखना है। तो अब अगर हम नेक्स्ट पेज पर आए जिसमें इसी को ड्राइव किया गया है, तो हमने अभी तक लिखा था डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन KG था, इफ इट इज इन ग्राम इन 2000 कर दिया हमने, हो गया KG में। तो इट इज नाउ इक्वल टू KB इंटू मोल्स को लिख सकते हैं गिवन वेट बाय मोलर मास इंटू वेट इन ग्राम। ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूट का है, इन 2000। ये बन गया हमारा प्रॉपर रिलेशन। और ये रहा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोल्स बाय वेट इन KG ऑफ सॉल्वेंट। हमने बार बार इसलिए लिखा क्योंकि हमें अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बतानी थी ना आपको। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डिपेंड हो गया, therefore delta TB is also a colligative property। ये रहा हमारा सारा उसका कच्चा चिट्ठा। Like, share, subscribe LSS, where M is the molality, is the number of moles of solute dissolved in 1 kg of the solvent, and the constant proportionality KB is called boiling point elevation constant, molar elevation constant, ebullioscopic constant। Unit of KB आ गया। Value of KB for some common solvents are given in table 2.3, वो भी दिखा देंगे। If W 2 gram of solute of molar mass M2 dissolve in W 1 gram of solvent, ये रहा रिलेशन जो हम लिख चुके हैं यहाँ, ये रहा वो रिलेशन। यहाँ से आप M2 निकाल सकते हैं। M2 क्या मतलब M0।
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्या था? टू फाइंड मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, अननोन सॉल्यूट के लिए। तो यहां ये रिलेशन आ गया। इस तरीके से हम मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट भी कैलकुलेट कर लेते हैं या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। बिना इसके तो कहानी खत्म नहीं होती है, राइट? तो ये रहा हमारे पास उस पूरा स्टेटमेंट। thus in order to determine m naught molar mass of the solute, known mass of solute is known in the known mass of solvent is taken and delta TB is determined experimentally for the known solvent whose Kb value is known. Kb किसकी प्रॉपर्टी थी? Kb किसकी प्रॉपर्टी थी? सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी थी। ये देखिए, और Kb वैल्यू कांस्टेंट है जिसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे आएगा। तो इस तरीके से हम M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, जो आएगा 1000 इंटू W2 इंटू Kb बाय डेल्टा TB इंटू W1 and W1 for weight of solvent in gram, W2 weight of solute in gram, M2 molecular weight of solute, delta TB elevation in boiling point, elevation in BP, and Kb is बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एक लिख देते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। आई होप क्लियर होगा बेटा आप लोगों को। चलिए जी, अब आई हमारी न्यूमेरिकल की बारी। 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज, ये रहा ग्लूकोज, ये रहा वेट, और ग्लूकोज इज C6H12O6 जिसका m नॉट होता है 180 ग्राम पर मोल, इज डिजॉल्व इन 1 kg। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया आपको, कितना दिया है? 1 kg, डायरेक्ट kg में दिया है। वेट ऑफ सॉल्यूट भी लिख ही लेते हैं, वो है 18 ग्राम। हाँ, वाटर इन अ सॉसपेन एट व्हाट टेम्परेचर, सॉसपेन तो समझते ना, वो चाय बनाने जैसा बर्तन होता है, उसको कहते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, कितने टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करेगा एट दिस प्रेशर, के भी दे दिया है आपको। तो अब आपको निकालना है कि जब हमने ग्लूकोज को वाटर में मिला दिया है, ग्लूकोज को वाटर में मिक्स कर दिया है, तब जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, कितने प्रेशर पर? एट 1.013 बार पर। और अगर इस प्रेशर पर देखें तो T नॉट ऑफ B यानी वाटर प्योर का वेपर प्रेशर कितना होगा? 1.013 बार होगा, यानी कितना? 760 mm of Hg अप्रोक्सीमेटली। तो इनडायरेक्टली आपको वाटर का वेपर प्रेशर बता दिया है कि इतना है भाई, ठीक है। और वाटर बॉईल कर रहा होगा तो प्योर फॉर्म का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट, ये है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लिखते हैं 373.15 केल्विन। तो TB नॉट है आपके पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। TB निकालना है, फॉर्मूला हो गया डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट इज इक्वल टू M इंटू KB। तो TB आपको नहीं पता, ये 373.15 लिख लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन के लिए 373 ले सकते हैं। मोलैलिटी गिवन वेट 18 ग्राम, मोलर मास 180 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट 1 kg, और KB की वैल्यू आपको दी है 0.52। तो देखो, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक इक्वेशन है, एक अननोन है हमारे पास,
और व्हेन एवर वी सॉल्व इट, तो हमारे पास डेल्टा टीबी में से टीबी की वैल्यू आएगी, इसको हम काट दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.52 बाई 0.1 प्लस 373.15, इतना हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई टीबी की आपके पास 0.052 प्लस 373.15, और अब टोटल वैल्यू आएगी 373.202 केल्विन। ध्यान रखना, अगर आपका एमसीक्यू कोई आया है तो आपको एग्जैक्ट आंसर कई बार डिग्री सेल्सियस में दे देते, तो टीबी इज इक्वल टू 373.202 माइनस 373.15, ये वैल्यू कितनी हो गई 0.052 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और ये भी करेक्ट हो सकता है, यूनिट पर ध्यान देना है आपने, बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स, राइट। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं अब हम, ये लीजिए ड्रैग कर लिया, और भाई देखो अब हम पढ़ाते पढ़ाते खुद तो एनर्जाइज रहते हैं, आपको भी कोशिश करते हैं एनर्जाइज रहिए, आंखें खुली रखिए, दिल में एक चिंगारी सी जला कर रखिए, शोला बनाइए उसको, और पढ़ाई में लग जाइए। सब्जेक्ट ही तो है, कौन सा खा जाएगा आपको। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एकदम माइंड को रिफ्रेश करके, तो सब धीरे धीरे समझ आता है। कुछ नहीं आया रिपीट कर लीजिए, फिर नहीं आया फिर रिपीट कर लीजिए, कमेंट डाल दीजिए कि सर ये दोबारा समझा दीजिए और अच्छे से करा दीजिए, हम वो भी कर लेंगे। बट बच्चों का भला होना चाहिए भाई, बच्चों के भले में ही तो हमारा भला है। हम क्या झूठ बोले कि हम कोई समाज सेवा नहीं कर रहे, हाँ, लेकिन ये है कि हम अच्छा डिलीवर करने की बात ज़रूर कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलते। We are only the teachers, not at all cheaters. Some shrewd cheaters became teacher, or some shrewd teachers now acting as cheaters. तो आप LSS ना भूलिए, हम तो अब खुद मुंह से बोलते हैं कि हमें आपके सब्सक्राइब शेयर की ज़रूरत है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप आगे बढ़ाइए इसको, हाँ। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, इस बार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया है आपको, व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो डाटा लिखना शुरू करते हैं कि गिवन क्या क्या है। बेंजीन गिवन है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है 353.23 केल्विन। आप जो डाटा है वो गिवन है वो लिखते रहिए पेज पर वीडियो पॉज करके, क्योंकि जो प्रॉब्लम है अगर आंखों के सामने दिखेगी तो सॉल्यूशन भी दिखने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, और सॉल्व करते हैं तो पूरा सॉल्व हो जाता है। बार बार पढ़ने से समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं काम चलता। गिवन है ये, व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो आपको सॉल्यूट दिया है, सॉल्यूट का वेट दिया है, वो भी कितना 1.8 ग्राम दिया है। डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट था ही, तो बेंजीन का वेट भी दे दिया, बेंजीन वेट जो एक सॉल्वेंट है, इसका वेट दिया है आपको 90 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड टू, अब बॉइलिंग पॉइंट भी बता दिया आपको कितना रेज हो गया, तो टी बी दे दिया 354.11 केल्विन। पहले 353.23 था, अब 354.11 केल्विन हो गया, मतलब एलिवेशन हो गया। ये थी वैल्यू आपके पास टी नॉट पी। कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट करना है एम नॉट सॉल्यूट के लिए। के बी फॉर बेंजीन दिया है, के बी इज इक्वल टू 2.53 केल्विन के जी पर मोल, राइट। अब जी हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ आ गया सॉल्यूशन, अब है तो साफ साफ दिख रहा है कि आपको ये निकालना है, तो हमारे पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एम इंटू के बी हो गया। डेल्टा टी बी हो गया हमारे पास यहाँ पर टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू, दैट इज वेट W2 बाई M2 इंटू W1 ग्राम इंटू 1000, लिखते लिखते फॉर्मूला याद हो जाएगा, इंटू के बी। तो
तो देख सकते हैं कि सारे डाटा में से सिर्फ एक अननोन है, एक इक्वेशन है। टीबी की वैल्यू आपको दी है 354.11, टी नॉट बी दिया है आपको 353.23, W2 वेट वो कितना दिया है, वो दिया है 90 ग्राम, ये रहा। मोलर मास बेंजीन का होता है 78। W1 कितने ग्राम में है, एक एरर कर दी बेटा हमने, इसको यहां M2 लिखेंगे, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी आ गई हमारे अंदर। हाँ, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो W2 ये है हमारे पास सॉल्यूट के लिए, तो सॉल्यूट कितना दिया है 1.8, M नॉट नहीं पता, W1 कितना दिया है 90 इंटू 1000 इंटू KB, KB कितना है, KB है हमारे पास ये रहा 2.53, तो यहाँ से आप M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो M2 की वैल्यू कितनी आएगी, M2 की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आती है 58 ग्राम पर मोल। थोड़ा थोड़ा कभी कभी एरर हम कर देते हैं, इसमें क्या है, इंसान गलतियों का पुतला है। कोशिश करते हैं, लेकिन देखो सुधार भी लिया हमने, तो किसी की कमियां ना देखो, अच्छाइयां देखो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। एसएस लाइक शेयर सब्सक्राइब। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, डिप्रेशन इन एफपी फ्रीजिंग पॉइंट, फाउंटेन पेप्सी। जानते हैं फाउंटेन पेप्सी क्या होता है, चलिए आप लोग सर्च करिएगा, मैं तो अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करता हूँ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, और उसमें जाने से पहले हम बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर नहीं होता जिस पर लिक्विड बॉईल करता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम कहते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए लिक्विड के वेपर प्रेशर पर। सो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड। अब आप कहेंगे सॉलिड, तो सॉलिड जैसे हमारे पास मान लो एक आइस का ब्लॉक है, आइस क्यूब रखा हुआ है, तो ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर बहुत कम इवेपोरेट होता है, बहुत कम इवेपोरेट होता है। और अगर हमारे पास वाटर रखा है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है लिक्विड, तो बहुत कम टेम्परेचर होने से भी इसकी बहुत कम वेपर्स बनती हैं। तो ये जो वेपर्स बनी हैं और ये जो वेपर्स बनी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इनका प्रेशर इक्वल होता है, और इक्वल होता है तो ये लिक्विफाई भी होता रहता है और सॉलिडिफाई भी होता रहता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो जब सॉलिड और लिक्विड के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो या वेपर प्रेशर दोनों के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। और सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट, आइस कितने पर मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, वाटर कितने पर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर बोथ को एग्जिस्ट टुगेदर। अब वी नो that the freezing point of a substance
at the freezing point of a substance the solid phase in dynamic equilibrium with the liquid phase. अब इसको हम थोड़ा सा और डायनेमिकली समझते हैं. जैसे हमारे पास मान लो एक कंटेनर है, ऐसा कंटेनर. समझने के लिए है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. बंद कंटेनर है और हमने यहां साइड में एक आइस का ब्लॉक रख दिया ऐसे. तो ये हो गई हमारे पास आइस. ये आइस है, नेचुरली सॉलिड हो गई ऐसे. और साथ ही साथ यहां पर लिक्विड वाटर भी है एंड बोथ आर एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो जो आइस की वेपर्स बनेंगी और लिक्विड वाटर की वेपर बनेंगी, उनका प्रेशर बराबर होगा और इस तरह से एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन दो के बीच में एस्टेब्लिश हो जाएगा. राइट. अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम शुगर मिला देते हैं. शुगर इज अ नॉन वॉलेटाइल. तो जब हम शुगर मिलाएंगे तो इसी बॉक्स के अंदर, देखिए समझना बहुत मुश्किल नहीं है, हेडफोन लगाइए और ध्यान से समझिए, बहुत आसान है. ठीक से समझा भी नहीं पाते हैं कई लोग, हम नहीं. अब ये रहा हमारा वही आइस का ब्लॉक. हमने यहां लिक्विड वाटर लिया है, लेकिन इसमें अब शुगर डाल दी है. तो शुगर डालने से क्या होगा कि शुगर कुछ सरफेस को ब्लॉक कर देगा. सारी कहानी एक ही तरह से चल रही है. अब प्रीवियस केस में यहां वाटर की सरफेस ज्यादा थी तो वाटर इवेपोरेट हो रहा था. अब यहां से वाटर कम इवेपोरेट होगा. तो आइस, उसके अंदर तो कोई शुगर है नहीं, तो इसकी वेपर्स तो वैसी ही उतनी ही बनती रहेंगी, लेकिन वाटर की वेपर थोड़ी कम हो जाएंगी. और वाटर की वेपर अगर कम हो गई तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये इधर चलेगा, मतलब इक्विलिब्रियम इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. जब वेपर्स इधर जाएंगे तो ये और इवेपोरेट होगा सेम 0 डिग्री सेल्सियस पर. तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड कम जाएगा, यानी लिक्विड वाटर से सॉलिडिफाई कम होगा लेकिन लिक्विफाई ज़्यादा होगा. तो धीरे धीरे सारी आइस मेल्ट होकर इधर की तरफ आने लगेगी. और कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद ये पूरी आइस मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाएगी. कितने टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर. मतलब अब 0 डिग्री सेल्सियस पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं रहा, सॉलिड फेज नहीं रही. तो अब अगर हमें सॉलिडिफाई करना है तो नेचुरली अब हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री पर वो फ्रीज नहीं हो रहा. तो इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया. देखिए बेटा, अब इसको हम थोड़ा एनलार्ज करते हैं और यहां पर जो हमने समझाया है उसी को रिपीट करते हैं. डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड फेज. ठीक है. Thus, the freezing point of a substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of a substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase. A solution will freeze when its vapor pressure equal to vapor pressure of the pure solid solvent, as it is clear from figure. Figure भी आती है. According to Raoult's law, when a non-volatile solute, जैसे हमने शुगर मिलाया था, added to the solvent, its vapor pressure decreases. vapor pressure कम हो गया था, अभी हमने बनाया था ना इस तरीके से. यहाँ हमारे पास एक आइस का ब्लॉक था और इसके अंदर कुछ प्लेस को ऑक्यूपाई करा दिया था हमने किससे, तो वाटर वेपर का प्रेशर डिक्रीज हो गया था, लेकिन आइस का वेपर प्रेशर वहीं का वहीं था. decreases and now it would become equal to that of solid solvent at lower temperature.
तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लोअर। लोअर करने से हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। देखिए, तो अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे, ये हमने वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ बनाया, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। तो हमारे पास ये रहा सॉल्वेंट और ये रहा सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर हम कम करते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। धीरे धीरे ये इतने टेम्परेचर पर आएगा कि अब एकदम फ्रीज कर जाएगा। फ्रीज करते ही वेपर प्रेशर शार्पली डिक्रीज करता है। लेकिन जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर को फ्रीज करना है, कम करना है, तो जैसे बताया था लोअर टेम्परेचर पर आकर फ्रीज होगा, यहां आकर फ्रीज होगा। देयरफॉर हम अगर सॉल्वेंट का देखें तो वो यहां फ्रीज हो रहा है और सॉल्यूशन देखें तो वो यहां फ्रीज हो रहा है। तो ऊपर वाला ग्राफ हमारे लिए किसका है, सॉल्वेंट का, और नीचे वाला ग्राफ किसका है, सॉल्यूशन का। तो ये हो गया हमारे पास T नॉट F और ये हो गया TF, और ये जो गैप है, ये गैप, यही हो गया डेल्टा TF विच इज इक्वल टू T नॉट F माइनस TF, क्योंकि TF छोटी वैल्यू है, चेंज पॉजिटिव आना चाहिए। और इसी की ग्राफ की बात, इसी फिगर की बात की गई है यहां पर। देख लीजिए, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, और इस पॉइंट पर आकर शार्प डिक्रीज हो गया, फ्रोजन सॉल्वेंट लिखा हुआ है। सॉल्यूशन धीरे 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 लो टेम्परेचर पर आकर फ्रीज हुआ, एंड दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो लेट T नॉट F बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये रहा T नॉट F, ये रहा T नॉट F, ये प्योर सॉल्वेंट का है। When a non-volatile solute is dissolved in it, the decrease in freezing point, और ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T नॉट F माइनस TF बन गया, और ये डेल्टा TF प्रीवियस केस की तरह प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के, जिसके प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी, और डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू N2 by W1 if it is in gram in 2000। अब KF क्या है, KF है हमारे पास मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या सिंपल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, पढ़ के डिप्रेशन में नहीं आना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया। तो ये है हमारे पास क्रायोस्कोपी, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन FP को हम क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं। जैसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एपिलिस्कोपी बोलते हैं, इसको क्रायोस्कोपी बोलते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब LSS, डोंट फॉरगेट। जो फॉर्मूला हमने प्रीवियस डिसाइड किया वही यहाँ पर मिल भी गया आपको। तो एनलार्ज किया, ड्रैग कर लिया और देख लिया। सिमिलर टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल आ गया बेटा, ये आ गया। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज, तो हमने पहले ही कहा था कि ये जो कांस्टेंट है ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, और यूनिट में भी कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, तो यूनिट सेम हो जाएंगी जैसे KB की थी। डेल्टा TF बाय मोलैलिटी, ये हो गया केल्विन और ये हो गया हमारे पास मोल्स।
पर केजी, यानी यूनिट हो गई केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये यूनिट हो गई। अब जो टेबल में कुछ दिया है आपको सॉल्वेंट के डेल्टा टी एफ, सॉरी टेबल में आपको कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है के बी की एंड के एफ की, जो सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट इस पर डिपेंड करती है। तो टेबल तो याद नहीं करनी है, लेकिन हम आपको टेबल जरूर दिखा देते हैं। ये रही वो टेबल। तो जैसे वाटर का के बी की वैल्यू दी है, के एफ की वैल्यू दी है, इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, सब की वैल्यूज दी हुई है। आपको किसी की वैल्यू याद नहीं करनी है, ये सब वैल्यू आपको गिवन होंगी इन क्वेश्चन में गिवन होगी। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो किसी क्वेश्चन में नहीं दी है, तो आप इस टेबल का हेल्प लेकर उसकी वैल्यू देख सकते हो कि के एफ पूछा है, के बी पूछा है, तो वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब कोई भी अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए तो यहां से देखकर लिख सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम होगा, टेस्ट होगा आपका, तो उसमें डेफिनेटली वैल्यू गिवन होगी, 100% गिवन होती है। यहां तो कुछ था नहीं हमारे पास। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ज्यादा हो गया, लेकिन कोई ज्यादा नहीं, हम पहले से कर चुके हैं। डेल्टा टी एफ, कलर चेंज करते हैं, इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब पढ़ते पढ़ते आप इतना अगर समझ चुके हैं तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला क्या बता रहा है। मोलैलिटी हो गया N2 बाई W1 इन kg, राइट। KF N2 को लिख सकते हैं W2 बाई M2 if W1 is in gram in 2000. तो M2 will be equal to KF into W2 into 1000 divide by delta TF into W1 in gram. तो डेल्टा TF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट that depend upon the number of moles of solute, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट या पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड है। तो डेल्टा TF भी क्या बन गई हमारी CP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जहां डिनोमिनेशंस क्या है, W2 वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, M2 क्या है, M नॉट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, W1 क्या है, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जैसा आपको बताया कि KF और KB की वैल्यू फिक्स्ड वैल्यूज हैं, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। मैथमेटिकली हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर द डेरिवेशन। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमें अगले पेज पर मिल जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला है और कुछ नहीं। द वैल्यू ऑफ KF एंड KB which depend upon the nature of solvent can be calculate from the following relation, और following relation है KF is equal to R T F naught by 1000 into latent heat of vaporization। इसी फॉर्मूले पर आते हैं RT स्क्वायर, जहां LV क्या है, latent heat of latent heat of freezing है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं कैलोरीज पर ग्राम में। किसमें मेजर करते हैं, कैलोरीज पर ग्राम में।
तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की यूनिट हो गई कैलोरीज पर ग्राम। ज़रूरी नहीं आपको इसी फॉर्मूले में हो, मान लो लेटेंट हीट आपको दी है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। आर वही गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब यहां ध्यान से देखो, आर अगर इस यूनिट में है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैलोरीज पर ग्राम में नहीं हो सकती, इसको भी जूल पर मोल में होना चाहिए। तो इसके लिए हम एंथैल्पी का इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा एच। डेल्टा एच होता है जूल पर मोल, जिसको हम लिख सकते हैं जूल, मोल लिख सकते हैं गिवन वेट बाय एम नॉट, राइट। तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। अब अगर हम डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, यहां लिख दे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू एम नॉट, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन बाय एम नॉट। तो इस फॉर्मूले में रिप्लेस करें तो के एफ कितना हो जाएगा, आर टी एफ स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन इंटू एम नॉट। ये बन गया हमारा ये फॉर्मूला। और ये एम नॉट किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जूल में है, तो आर भी हमारा जूल में है। अब सब यूनिट हमारी ठीक से बन गई। सेम हम के भी निकाल सकते हैं, विच इज आर टी बी स्क्वायर इंटू एम नॉट बाई, एक हम एरर करते चले आ रहे, वेपोराइजेशन नहीं फ्यूजन लिखना चाहिए, फ्रीजिंग है ना। तो 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। थोड़ी सी एरर यहाँ भी हो गई हमारी, आज पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है कोई नहीं, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं। हेयर सिंबल आर एंड एम नॉट स्टैंड्स फॉर द गैस कांस्टेंट एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली। टी एफ एंड टी बी डिनोट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जैसा हमने बताया था आपको। ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, टी एफ और टी बी, बॉइलिंग पॉइंट अलग, फ्रीजिंग पॉइंट अलग, इन केल्विन। Delta H fusion and delta H vaporization represents the enthalpy of fusion and vaporization of the solvent। ये सब solvent के लिए, क्योंकि KF और KB किसके लिए कैलकुलेट होती है, solvent के लिए। डायरेक्ट न्यूमेरिकल तो कोई नहीं है इसका, लेकिन ये फॉर्मुलेशन दिया हुआ है तो हमें जरूर पढ़ लेना एक बार। अब हमारे पास आते हैं जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी तक 3 पढ़ ली, उससे कुछ डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं। क्या है न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल है 4.5 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। 4.5 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये रहा हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल, मिक्स विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें जो गिवन है वो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। क्या गिवन है भाई? जैसे हम हर बार बताते हैं आपको कि आपने जो गिवन है वो लिख लीजिए, आंखों के सामने आएगा तो दिखेगा। 45 ग्राम CH2OH CH2OH यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये हो गया हमारे पास सॉल्यूट मिक्स्ड इन 600 ग्राम वाटर। ये हो गया हमारे पास सॉल्वेंट। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब इतना ही क्वेश्चन है ये, इसमें हमारे पास डाटा स्टैंडर्ड वाला नहीं है, जैसे के एफ नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं और कहीं नहीं वैल्यू मिले तो आप टेबल से यूज कर लीजिए। तो के एफ की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, 1.86। आप प्रीवियस पेज पर देख सकते हैं, ये रहा वाटर के लिए। तो तब आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कांस्टेंट वैल्यूज है, गिवन होती है। तो क्या कैलकुलेट करना है? पहला तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा टी एफ विच इज इक्वल टू एम इंटू के एफ। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू मोलैलिटी यानी W2 बाई M2 इंटू
W1 in gram into 1000 into KF. डेल्टा TF W2 ये रहा W2 और ये रहा W1। मोलर मास अगर हम इसका निकालते हैं तो मोलर मास आएगा m नॉट आएगा इसका 62। आप चाहें तो यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। तो W2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? W2 की वैल्यू है 45, ये हो गया 62। W1 600 ग्राम इंटू 1000 इंटू 1.86, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। और जब हम डेल्टा TF निकालेंगे तो डेल्टा TF आएगा 2.2 केल्विन। इतनी वैल्यू आ गई सॉल्व करेंगे तो। एक पार्ट हो गया। अब बी पार्ट पर अगर हम आते हैं यहां तो बी पार्ट में फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, यानी सॉल्यूशन का, वो भी दैट इज TF कितना है। अगर हमारे पास डेल्टा TF है विच इज इक्वल टू T0F माइनस TF होता है, राइट। तो अब T0F किसके लिए? T0F सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर फॉर्म में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लिख सकते हैं 273.15 केल्विन। तो ये है 2.2। डेल्टा TF कितना है हमारे पास? 273.15। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, गिवन नहीं होगी वाटर के लिए। बाकी कोई और होगा तो जरूर गिवन होगी। माइनस TF, तो TF की वैल्यू कितनी हो गई अब आपके पास? TF की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 273.15 माइनस 2.2। तो वैल्यू कितनी हो गई? 270.95 केल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है या डिप्रेशन पूछा है? डिप्रेशन डेल्टा है और TF ये रहा। स्टैंडर्ड वैल्यू हम जानते हैं वाटर के लिए, ये गिवन जरूरी नहीं हो। जैसे T0B फॉर वाटर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 373.15 केल्विन होगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है वाटर के लिए, जरूरी नहीं आपको गिवन हो। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहां भी कहने का मतलब है कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा सॉल्यूट जो डिसोसिएट नहीं होता, आयंस नहीं बनते। डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.4 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट देखो यहां दिया है, डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, प्रीवियस एग्जांपल में नहीं दिया था। तो वाटर के लिए KF KB आप याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए, लेकिन अदरवाइज फाइनल एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब हमने क्या किया? गिवन लिख लिया। गिवन क्या क्या है? W2 गिवन है 1 ग्राम, ये सॉल्यूट हो गया। डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, दैट इज W1 दिया है आपको 50 ग्राम, ये सॉल्वेंट हो गया। लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन मतलब ये हो गया आपके पास डेल्टा TF 0.4 केल्विन। डिप्रेशन कांस्टेंट KF बेंजीन का दिया है आपको कितना? 5.12 यूनिट भी है। फाइंड द मोलर मास, M2 निकालना है, कितना होगा सॉल्यूट का। सॉल्यूट नोन नहीं है तो हम M0 ही निकालेंगे। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। डेल्टा TF इज इक्वल टू M इंटू KF। डेल्टा TF 0.4, M हो गया W2 बाय M2 इंटू W1 इंटू 1000 इंटू KF। तो 0.4 W2 है 1 ग्राम इंटू 1000। KF कितना दिया है आपको? 5.12। M2 निकालना है और W1 कितना दिया है? 50। तो M2 हो गया आपके पास 1000 इंटू 5.12 by 50 into 0.4, and when you are going to solve it you will get 256 gram per mole।
इस तरीके से हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव डन द 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।